देखिए, क्लास 12th केमिस्ट्री आंसर पेपर 2022 सेट नंबर 1, कोड आपका है GH। देखिए, पहले का प्रश्न आपका कह रहा है प्रत्येकांक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या रहती है। ये आपका प्रश्न है। देखिए, इस बार आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, SCC में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, BCC में जो है परमाणुओं की संख्या जो होती है 2 होती है, जबकि FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। प्रत्येकांक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या जो होगी ये अंतःकेंद्रित घनीय एक कोशिका कहलाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड आपका सही होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। ऐसे देखिए, अगर आप 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता प्रकृत कीजिए। विलयन की मोलरता क्या होती है? तो विलयन की मोलरता हम पढ़ाए हैं। देखिए, मोलरता का जो है फार्मूला होता है, मोलरता इक्वल टू होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यहाँ पर देखिए, इसका मैं सलूशन भी आपको यहाँ पे देखता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है ये। देखिए, 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH है। NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 7 ग्राम है, अर्थात ये आपका विलय है। तो विलय का भार स्मॉल लेटर का W इक्वल टू होगा 7 ग्राम। ठीक है। NaOH का अणुभार निकाल लीजिए। NaOH का अणुभार अगर मैं निकालूं तो M इक्वल टू इसका अणुभार भी देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो एटॉमिक मास 11 दूना 22 23 इसका होगा। और ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 8 होता था, 8 दूनी 16, 23 16 और हाइड्रोजन एक ही है, तो 23 और 16 तो ये बन जाएगा 6 3 9 और 23 16 39 41 आएगा। इसका अणुभार कितना आएगा? 40। ठीक है। और 400 ml जो है ये आयतन दिया है, यह विलयन का आयतन। चलिए भी लिख देता हूँ। विलयन का आयतन भी इक्वल टू दिया है 400 ml दिया है। अब चूंकि हम जानते हैं मोलरता इक्वल टू होता है, मोलरता इक्वल टू क्या होता है? तो मोलरता इक्वल टू होता है विलय का मोल, और विलय का मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, यानी स्मॉल W अपान स्मॉल m और टोटल का अपान V। चूंकि देखिए आयतन ml में दिया है, इसलिए यहाँ पर 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट अप करा दो यहाँ पर, तो स्मॉल m 7 है, ये बन जाएगा आपका 7 अपान में स्मॉल लेटर का m कितना है? स्मॉल लेटर का m आपका दिया है 40 और मल्टीप्लाई ये आपका बन जाएगा 1 अपान V का वैल्यू कितना दिया है? 400 मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए 000 से ये 000 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 7 1 7 और 4 4 16, ये आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर निकल कर आएगा आपका 7 अपान का 16 और 7 अपान का 16 और 16 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट, देखिए 0 पॉइंट लगाओगे तो 70 हो जाएगा। 16 का बराबर 70 से ज़्यादा मतलब 16 चौका 64, 16 पंचे 80, ज़्यादा हो जाएगा। 4 2 ऑप्शन में है। चलिए फिलहाल अभी 4 लिख देता हूँ। 64 4 70 मतलब 40 हो जाएगा। 16 का पहाड़ा पढ़िए 40 से ज़्यादा ना हो, तो 16 दूना 32, 64 6 70 60 होगा। 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा। 16 3 48, देखिए 3 आ गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन आपको मिल चुका है। ऑप्शन नंबर आपका अर्थात ये जो है फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा, अर्थात 0.437 मोल लीटर इनवर्स। अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये थर्ड नंबर कह रहा है, देखिए जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है। आपको पता होना चाहिए। देखिए जल अपघटन कह रहा है, अगर बेंजामाइड का हम जल अपघटन करते हैं तो ये बनाता है बेंजोइक एसिड बनाएगा ये, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड होगा सही। ठीक है, बेंजोइक एसिड बनाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आप प्रथम कोड की अपक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई है, प्रथम कोड की अपक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई, देखिए ऑप्शन दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। देखिए ये ऑप्शन सेकंड इनवर्स भी दे सकता है, अगर मिनट में देगा तो मिनट इनवर्स भी बोल सकता है, अगर आवर में देगा तो आवर इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आर सिंगल बॉन्ड NH2 एल्किलेमिन है, ये क्लोरोफॉर्म है, प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिब्स आउट, ये अपक्रिया कहलाती है। आपको पता होना चाहिए ये अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है।
अब आगे देखिए हमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपका प्रश्न कह रहा है आरएनए में उपस्थित क्षारक है। देखिए आरएनए में क्षारक जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन। एक चीज ध्यान से सुनो हमारी बात को। देखिए जो डीएनए होता है, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए एक ही दिमाग में रख लो, डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, थाइमिन। और इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, आरएनए में उपस्थित क्षारक है, अर्थात आप कह सकते हो जहां जहां थाइमिन होगा वो ऑप्शन आपका होगा नहीं। तो यहाँ से देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, अर्थात ये डीएनए का एग्जाम्पल है, इसको हटाओ यहाँ से। ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यहाँ पर भी थाइमिन है, अर्थात ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। साइटोसिन, थाइमिन, यहाँ पर भी थाइमिन है, ये ऑप्शन भी गलत है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये आपका आरएनए में होगा, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। डीएनए में जो होता है, ध्यान देना इस बात को, थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन सॉरी डीएनए में थाइमिन होता है, ठीक है, जबकि आरएनए में नहीं होता थाइमिन। ठीक है, तो इसलिए केवल आप यहीं से डीएनए अगर आपके ब्रेन में है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, देखिए 3 ऑप्शन आपके ऐसे कट गए हैं, केवल यहाँ पर थाइमिन नहीं है 4 नंबर ऑप्शन में, अर्थात ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है वाष्प दाब में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कह रहा है वाष्प दाब में कह रहा है आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के मध्य संबंध का व्यंजक लिखिए। देखिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो हम कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, तो कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन तथा वाष्प दाब में अवनमन तथा वाष्प दाब के अनुपात को हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे ये आपका है क्वेश्चन है ना, वाष्प दाब में के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर है ना, किसी विलयन के वाष्प दाब, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है। इसी में लिंक करा विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के मध्य संबंध का व्यंजक। इसके संबंध का व्यंजक देखिए क्या होता है, ये होता है P माइनस P0 अपान में P इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल लेटर का n। ठीक है, ये आपका वाष्प दाब में अवनमन है, ये आपका वाष्प दाब है, n क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और यहाँ पर भी ये विलय के मोलों की संख्या है, कैपिटल लेटर का n जो है विलायक के मोलों की संख्या, अर्थात n प्लस n कह सकते हो कि कुल मोलों की संख्या है, और विलयन में 2 चीज होते हैं, विलय और विलायक। ठीक है। इसके बाद आपका है देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, ये वाला क्वेश्चन चलिए हम बाद में कराते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें दिया है क्या चीज, विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखिए। अब विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखिए, दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन है।
अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखिए 2 नंबर में है। तो पहला तो क्या होता है ये, इसका उत्तर बनेगा पहले का, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला इसका आपका आंसर आएगा, देखिए पहला आंसर आपको निकल कर आएगा। देखिए इसका आंसर बनेगा उत्तर पहली उपयोगिता। देखिए पहली उपयोगिता क्या होगी, तो ये कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण में, कोलाइडी विलयन के अशुद्धियों को दूर करने में या शुद्धिकरण में एक उपयोगिता और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चूँकि 2 नंबर में है ये, तो एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में इसका यूज करते हैं, चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। थैंक यू। इसके आगे मैं इसका जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, इसका जो है जवाब आंसर, और जो है अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 से जो है कल मैं इसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू।